हाय एवरीवन। तो आज हमारा लीगल रीजनिंग का पार्ट 2 है प्रैक्टिस करने का। जैसा कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में देख लिया है, हमारा पार्ट 1 जो क्वेश्चन नंबर 100 था, इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हमारा टोटल आज मिला करके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। सबसे पहले आज मैं यहाँ पे नाम वैसे बताता हूँ। क्या नाम रख देता हूँ, सी। तो आज हमें करना है प्रैक्टिस और साथ में आपको समझते हुए भी चलना है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आप देखो आपके कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। अब 101 क्वेश्चन नंबर में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टॉट। मैंने टॉट का लेक्चर आपको कराया है और टॉट का लेक्चर आई होप कि यूट्यूब पे भी, चैनल पे भी अपलोडेड है। तो आप वहां से इसकी वीडियो देख सकते हो और यहाँ से आप समझ सकते हो, उस वीडियो से देख करके समझ सकते हो कि टॉट पूरा मैंने वहाँ पे कंप्लीट कराया है। तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो टॉट सबसे सिंपल भाषा में समझे तो ब्रीच ऑफ क्रिमिनल इसमें आएगा इन्हीं टॉट में। फिर मॉरल ड्यूटी ये भी छोड़ दो आप। यहाँ पे जो सिविल रॉन्ग दिखा रहा है, टॉट हमेशा याद रखना, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग होता है। तो सिविल रॉन्ग पे आपको क्लिक करना है। ये आपका नंबर 1। आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। मैं आंसर करूंगा उससे पहले आपको आंसर कर देना है। Means अपने कॉपी में लिखते जाओ और कॉपी में लिखते लिखते आप देखते जाओ कि आपने टोटल 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। अब हमारे पास है द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस जनरली। सिंपल सी बात, इसमें होगा ड्यूटी ऑफ केयर। अब यहाँ पे मैं हर एक चीज को डिस्कस तो नहीं कर सकता हर एक क्वेश्चन वाइज। हमारे पास 100 क्वेश्चन है। अगर मैं एक एक मिनट सभी क्वेश्चन को दूं तो एक एक मिनट में हो नहीं पाएगा। अब मुझे कम से कम एक क्वेश्चन को कम से कम भी तो 2 मिनट तो देना पड़ेगा। अब 2 मिनट में तो 200 मिनट चले जाएंगे। उसके अलावा और भी चीजें होती है हमें डिस्कस करने को। इसलिए जो भी ये लेक्चर देख रहे हो, अगर आपने इस चैप्टर्स को पढ़ा हो या फिर आपको प्रैक्टिस केवल करना हो, तो फिर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आप कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए। बाकी कुछ लेक्चर्स तो अपलोडेड है जैसा कि मैंने बताया, तो आप वहां से देख करके समझ सकते हो कि कौन कौन से लेक्चर अपलोडेड है। आपको पढ़ना है कौन कौन सा नहीं। बाकी जो हमारे ऑलरेडी क्लासेस में है, पेड क्लासेस में, प्रीमियम बैच में जो है, आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत। और जो लोग फ्री वाले भी बैचेस में हैं उसको भी बताना है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 103 पे डॉक्टर। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आपको एग्जाम्पल से समझना है कौन सा इसमें होगा आंसर। सबसे पहली बात, ट्रेसपास किसे कहते हैं? तो ट्रेसपास किसी, अगर आप किसी के घर पे या किसी की प्रॉपर्टी पे आप इंटरफेयर करते हो बिना बताए, तो फिर उसे हम ट्रेसपास कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, कोई तो आप अगर इसका एग्जाम्पल पढ़ोगे तो कोई तो ट्रेसपास कर नहीं रहा है, कोई किसी की प्रॉपर्टी में जा नहीं रहा है। तो डिफेमेशन मतलब क्या होता है? डिफेमेशन क्या, मैंने आपको को बताया था कि डिफेमेशन कहने का मतलब है कि आप किसी की रेपुटेशन को, किसी की मानहानि को बदनाम कर रहे हो, जिसका बना बनाया हुआ रेपुटेशन उसको बिगाड़ रहे हो। तो ये तो होगा नहीं। तो आपका डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, आपका बचा बी। तो आंसर होगा आपका बी। अब हम कुछ क्वेश्चन को जल्द, अब देखो यहाँ पे एक है हमारे पास, इसमें कौन कौन सा ये लीगल मैगजीम है। तो इसका आंसर होगा आपका बी 104 का। अब आपके पास 105 है, 105 का हो जाएगा द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, सी, लैटिन लैटिन मैगजीन। 106 में आपका क्या है, आपको पढ़ा, पर्सन इज इंटेंशनली एंटर्स अनदर पर्सन प्रॉपर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई इंसान दूसरे की प्रॉपर्टी में बिना बताए घुसता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेसपास। सो द आंसर इज ट्रेसपास। अब हमारे पास क्या है, ट्रेसपास टू लैंड प्राइमरी प्रोटेक्ट रेपुटेशन। बिल्कुल नहीं, रेपुटेशन का अभी मैंने आपको बताया कि रेपुटेशन का क्या होता है, डिफेमेशन। डिफेमेशन कब होगा? जब आपकी कोई रेपुटेशन को बिगाड़ देगा। पोजीशन ऑफ लैंड ये कह सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स ओनली बिल्कुल नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं। पोजीशन ऑफ लैंड में ही आता है हमारा क्या, ट्रेसपास टू लैंड। अब 108 में आपको क्या है, अब ये प्राइवेट न्यूसेंस हो रहा है या पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, फिर असॉल्ट हो रहा है या फिर कन्वर्जन हो रहा है, ये आपको देख करके बताना है। आपको मैं टाइम देता हूँ इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है, आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कह पा रहे हो। मैं यहाँ पे तुरंत अभी 108 से 150 तक पहुंचा दूंगा। बस आपको समझना है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सो इसमें आई होप यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर एक कंटिन्यूसली इमिट्स, अब हिंदी में पढ़ो। ए अपने कारखाने से लगातार तेज आवाज करता है जिससे बी की संपत्ति के सामान्य उपयोग और आनंद में
पारी पर बाधा आती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एक पर्सन को हो रहा है तकलीफ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट पर्सन या फिर किसी एक पर्सन को जब तकलीफ होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट न्यूसेंस। अब न्यूसेंस किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, अगर नहीं बताया हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब 109 में क्या है, न्यूसेंस क्लेम कैसे कर सकते हैं कोई इंसान, इसमें आंसर आपका होगा ए, इंटरफेरेंस। 10 देखो, अब डिफेमेशन, अभी मैंने आपको बताया रेपुटेशन होगा इसका आंसर। यहाँ पे एक क्वेश्चन को रिलेट करके मैंने 5 ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे अगर आपको पांचों में से एक भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अब आप 111 में आ जाओ, सो द इसका आंसर होगा ए। 112 में चले जाओ, फॉल्स स्टेटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। डिफेमेशन आप जाकर के पढ़ सकते हो, लेक्चर अपलोडेड है टॉट्स का। असॉल्ट का आप देख लो, इसमें हो जाएगा आपका फिजिकल हार्म, ये भी मैंने आपको बता रखा है। फिर बैटरी का भी मैंने आपको बता रखा है, ए आंसर होगा। फिर इसमें आपको वही दिया हुआ है, टॉर्च नहीं पूछा हुआ है, तो फिर इसका भी आंसर 115 का हो जाएगा बी। 116 में आ जाओ, वाइकेरियस लायबिलिटी, इसका आंसर हो जाएगा ए। 117 में आ जाओ, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 118 में आ जाते हैं हम लोग, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, जो खुद की रिस्क लेकर के अपनी जान जोखिम में डालते हैं, कि मतलब डालते नहीं है, मतलब खुद के रिस्क पे कहीं जाते हैं, कुछ एक्ट करते हैं, कुछ काम करते हैं, उसे हम कहते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। अब देखो, कंसेंट टू द रिस्क, रिस्क यानी कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। अब 119 में आप आ जाओ, तो इसका भी आंसर होगा ए। 120 पे आ जाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कॉपी में लिख सकते हो उसे, फिर आप उसे पढ़ सकते हो। और इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको ये कहूंगा, आप पूरा तो कवर नहीं कर पाओगे यहाँ से, लेकिन जितना मैंने आपको यूट्यूब पे अपलोडेड किया है वीडियो, उतना आप पढ़ सकते हो, उतना पढ़ने के बाद आप समझ सकते हो, काफी हद तक आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे लीगल। अब 121 का ये नंबर है, 121 में आपका आंसर हो जाएगा ए। 122 का भी आंसर हो जाएगा आपका ए। 123 में आप चले जाओ, अंडर हिंदू लॉ, मैंने फैमिली लॉ आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, सो 123 का आंसर हो जाएगा ए। 124 का चले जाओ, बी होगा। 125 में चले जाओ, ए होगा। 126 में चले जाओ, इसमें भी ए होगा। 127 में चले जाओ, इसमें भी ए होगा। 128 में जुडिशियल सेपरेशन, मैंने इसको बता रखा है, सी। 129 बी। 130 इसका आंसर होगा ए। 131 इसका आंसर होगा, पढ़ लो, स्टॉप करके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसका आंसर होगा बी। 132 में आप चले जाओ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हिंदू सक्सेशन एक्ट। 133 इसका आंसर हो जाएगा ए। 134 इसका भी आंसर हो जाएगा ए। 135 इन मुस्लिम लॉ निकाह, मैंने आपको मुस्लिम लॉ में बता रखा है निकाह का मतलब क्या होता है, सो द आंसर इज ए, मैरिज। मुस्लिम लॉ में निकाह का ही मतलब होता है मैरिज। 136 महर और डॉवर, इसका मतलब भी मैंने आपको बता रखा है, सो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए। अब पेमेंट और प्रॉपर्टी हिंदी में पढ़ सकते हो आप, विवाह से संबंधित पत्नी को देय धन या संपत्ति का अधिकार। 137 तलाक, डाइवोर्स इन मुस्लिम लॉ, तलाक क्यों होता है। 138 मैरिज, मुस्लिम जो मैरिज करते हैं उनका एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और हिंदू का मैरिज का कुछ और होता है। तो मुस्लिम मैरिज का जब बात आएगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का आता है, जहाँ पे दोनों पक्षों से साइन करवाया जाता है, और फिर बुलवाया जाता है, कबूल है कि आपको ये रिश्ता मंजूर है, कबूल है करके वहां पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब आपके पास है 139, सो इसका आंसर आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर है आपका ए। 140 इसका आंसर हो जाएगा बी। 141 इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किससे डील करता है, तो रूल्स ऑफ एविडेंस, साक्षी के नियम से डील करता है।
अब 142 में आ जाओ आप, इसका आंसर हो जाएगा ए। 143 में आ जाओ, इसका आंसर हो जाएगा बी। 144 में आ जाओ, इसका आंसर हो जाएगा ए। 145 oral evidence generally refers to evidence given by witness। 146, तो 146 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 147, देन इसका भी आंसर हो जाएगा ए। 148, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 149, इसका आंसर हो जाएगा ए। 150, इसका आंसर हो जाएगा बी। 151 IPR स्टैंड फॉर, इसका क्लासेस मैंने 3-4 दिन पहले ही लिया था, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बी। फिर 152, मैंने कॉपीराइट आपको बता रखा है। कॉपीराइट में ये होगा आंसर। कॉपीराइट क्या होता है इसके बारे में भी आपको बता रखा है। 153 हो जाएगा सी। 154, अब पेटेंट प्राइमरी प्रोटेक्ट, पेटेंट क्या प्रोटेक्ट करता है? पेटेंट का कहने का मतलब है अगर कुछ नया इन्वेंशन हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करना। सो द आंसर इज बी। 155 में आप देख सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा डी। 156, पेटेंट किससे आया? तो यहाँ पे आप सभी देखो, कॉपीराइट एक्ट से क्यों आएगा भाई? फिर ट्रेड मार्क एक्ट से क्यों आएगा भाई? पेटेंट बोला तो पेटेंट से ही तो आएगा। सो द आंसर इज ए। फिर 157 का आप पढ़ सकते हो, पढ़ लो अच्छे से, पॉज करके पढ़ लो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो 157 का आंसर है आपका ए। फिर 158 का ट्रेडमार्क, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी इसके बारे में। ट्रेडमार्क हम किसे कहते हैं? अब देखो, कुछ लोग ये नहीं कह सकते कि आप समझा नहीं रहे हो। अब देखो, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए क्या रखा है भाई, समझाऊंगा फिर यहाँ पे बहुत लंबी क्लासेस ली जाएगी। तो आप इससे तो समझ सकते हो, इतना आप खुद से समझ सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेडमार्क रखा है, लिखा है, तो इसका आंसर अगर मैं ए बता रहा हूँ तो ट्रेडमार्क का मतलब आप समझ सकते हो कि आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। तो ट्रेडमार्क का मतलब आप यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हो, एक व्यक्ति के गुड्स या सर्विसेज को दूसरे के गुड्स या सर्विसेज पहचानने और अलग कार्य के लिए बनाया गया है ट्रेडमार्क। अब अगर मैं खुद की भाषा में समझाऊँ आपको, आपकी भाषा में अगर कहें तो ट्रेडमार्क हम उसे कहते हैं जो, अगर आप किसी पार्टिकुलर खुद का शॉप ओपन कर रहे हो, खुद का ब्रांड बना रहे हो, तो उस ब्रांड को कुछ लोगो देते हो आप, तो उसको लोगो को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिससे आपको मिलता है ट्रेडमार्क, ताकि कोई और इंसान उस लोगो को यूज ना कर सके और आपके लोगों का इस्तेमाल करके खुद का प्रॉफिट ना बना सके, इसलिए बनाया गया है ट्रेडमार्क। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके पास क्या है? 159 ट्रेडमार्क, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें आपको बी ही होगा आंसर। 160 ए। 161 ए। 162 में आ जाते हैं, तो 162 में आपका हो जाएगा अगेन आंसर ए। 163 पढ़ सकते हो पॉज करके। सो द आंसर इन 163 इज बी। 164 जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कोई एक पार्टिकुलर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसा जगह जहाँ की चीजें प्रसिद्ध हो, जैसे कश्मीर का एप्पल, जैसे दार्जिलिंग का टी, दार्जिलिंग की चाय। तो ऐसी जो को GI टैग मिल गया है कि ये यहाँ का प्रसिद्ध चीजें है, तो उसका वहां पे वो रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 165 में आ जाते हैं। अब देख लो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अभी मैंने आपको बताया दार्जिलिंग टी फेमस है। 166 में आपका आंसर हो जाएगा, अब वही बात है, GI टैग, GI के बारे में बात हुआ है तो। 167 ए। 168 डिजाइंस एक्ट 2000। 169 आंसर ए। 170, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ब्रांड आइडेंटिफाई भी, मैंने ही आपको ऊपर में बताया कि ब्रांड को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ट्रेडमार्क अगेन। अब 171 में आ जाओ, तो आंसर होगा इसका बी। 172 आंसर ए। 173
आंसर सी, पेटेंट के बारे में बात किया गया है। मैंने आपको पेटेंट का बताया था ऑलरेडी। पेटेंट कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पेटेंट लिखा हुआ है। पेटेंट कहने का मतलब है कुछ नया चीज को आविष्कार करना, इन्वेंशन, इन्वेंटिव स्टेप। 174 में आ जाते हैं, इसका आंसर होगा आपका अगेन डी। 175 में आ जाते हैं, इसका आंसर होगा ए। 176 में आ जाते हैं, इसका भी आंसर होगा ए, जीआई के बारे में। 177 के बारे में आ जाते हैं, तो इसका भी आंसर होगा ए, वीपो। अब आपको फुल फॉर्म बताना है कि फुल फॉर्म वीपो का क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको वीपो का फुल फॉर्म बताना है। ट्रिप्स इज प्राइमली कंसर्न्ड विद ए। 179 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कलेक्टिव मार्केट। ए, पढ़ सकते हो आप, आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि क्या है कलेक्टिव मार्क। 180 इन्वेंटर, अगेन देखो इन्वेंशन हो रहा है यहाँ पे अगेन, तो फिर क्या होगा पेटेंट। एक ही क्वेश्चन को मैंने घुमा घुमा करके दिया है ताकि अगर आपके पास बाद में ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर आप प्रैक्टिस कर सको अच्छे से इन चीजों को। अब यहाँ पे कुछ केसेस है जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप गूगल से पढ़ सकते हो या फिर चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो। हालांकि इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में मैं तो यूट्यूब पर डिस्कस कर दूंगा, ताकि फिर भी अगर आपको कहीं और से पढ़ना है तो फिर आप पढ़ सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सिंपली लिखा है, अगर आप पढ़ के आए हो केसेस के बारे में तो फिर आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो आराम से। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसके बारे में मैंने तो क्लास में ही बता रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बाकी केसेस के बारे में मैंने आपको नहीं बता रखा है, लेकिन केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया है, बस छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। 182 का देख लो, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ए। 183, सो द 183 का आंसर हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट केएस पुट्टा स्वामी, राइट टू प्राइवेसी, जो आपको राइट टू प्राइवेसी मिला है, आपको अपनी स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। अब अगर आप, आपको पता है आप राइट टू स्लीप भी कर सकते हो, यानी कि आपको सोने का भी अधिकार है, आपको कोई आकर के उठा नहीं सकता है। अब घर वाले होते हैं वो अलग सी बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो अगर आप सो रहे हो तो आपको, आपकी कोई सोने को भंग नहीं कर सकता है। सो द आंसर इज राइट टू प्राइवेसी। ये किससे आया आपका, के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब 184 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो ये केस था आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। अब आप समझते होगी इस बातों को कि अगर कोई इंसान कहीं जॉब कर रहा है, खास करके अब तो कॉर्पोरेट में ऐसा होने लगा है, तो उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, खास करके वुमेन्स को, जब वहाँ वो काम करती है वहाँ। तो इससे रिलेटेड केस क्या आया है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब सायरा बानो वर्सेस, अब देखो सायरा बानो सब इतना समझ सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा लंबा कहानी हम सुन सकते हैं पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात, सायरा बानो का केस आया था हमारा ट्रिपल तलाक से। अब इसका भी आंसर होगा ए, इसका आप याद रख लेना। दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट इम्पॉर्टेंट। अब 187 में भी इसका आंसर होगा ए। 188 में भी हो जाएगा इसका आंसर ए। 189 राइलेंस वर्सेस फ्लेचर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑलियम गैस लीक। अब देखो ये केस कहाँ पे हुआ था, ऑलियम गैस लीक, ये आपको बताना है कौन सा स्टेट में हुआ था, ये आपका होमवर्क है। हालांकि आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हो अभी कि ऑलियम गैस लीक केस कहाँ हुआ था, ये गैस कहाँ लीक हुआ था। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, माइनर एग्रीमेंट ये कैसे हुआ, अगर मैं छोटा सा बता दूं आपको, तो देखो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बड़े इंसान से लिया होता है कुछ पैसे उधार में, ठीक है। तो फिर जो छोटा बच्चा होता है उसकी मम्मी से, वो जो इंसान होता है वो पैसे उधार जो लेता है उसका बच्चा, वो मांगता है, कहता है कि आपके बच्चे ने पैसे उधार लिए हैं, आप मुझे दो। तो सिंपली सी, जब बच्चा माइनर है, 18 से कम है, 18 एज उसकी नहीं हुई है अभी तक, तो फिर आपने कैसे दे दिया उसके पैसा। अगर आपने दे दिया है तो फिर वो आपकी गलती है। इसलिए अगर किसी को भी आप पैसे देते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे देते हो या फिर बिना कॉन्ट्रैक्ट पे देते हो, तो फिर सिंपल सी बात ध्यान में रखना कि अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो फिर उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो यही था केस मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का। हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 93 का भी आंसर हो जाएगा आपका ए। 94 का भी हो जाएगा ए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट केस। 95 दिस इज इम्पॉर्टेंट केस, कॉपीराइट का है केस। फिर 96 में आ जाओ, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ट्रेडमार्क का। 197 नॉट इम्पॉर्टेंट। ए के गोपालन, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये सीधा आर्टिकल से रिलेट कर रहा है, आर्टिकल 21 एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब 199 में क्या है, मिनिर्वा मिल्स एलटीडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
अब आप इसके बारे में छोटा सा पढ़ना चाहो तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऑप्शन ए को पढ़ करके समझ सकते हो। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही तरीके से हुआ है। तो केशवानंद भारती में हमने पढ़ा था बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं है भाई, दिस इज नॉट ट्रू। मोहरी भी नहीं भाई, ये तो माइनर वाला था। नवरत्न नहीं है भाई, ये तो हमारा था कुछ और ही केस था, ये नहीं था, नेबर प्रिंसिपल का था शायद। नहीं। अब देखो नेबर प्रिंसिपल, अब ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज द राइट आंसर। तो इतना आपका हो गया, टोटल 200 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिया है। 100 क्वेश्चन हमने पहले किया था और 100 आज हमने किया है। अब 50 क्वेश्चन और थोड़े बहुत प्रैक्टिस होंगे, फिर आपको जो मॉक में मिलेगा वही मॉक में आपको प्रैक्टिस करना है। अब इस पे हम कुछ कुछ पैसेज बेस्ड भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे अगर आपको एग्जाम में सरप्राइज मिल ना जाए कि अगर प्रैक्टिस यानी कि पैसेज इंग्लिश के बजाय लीगल में ना आ जाए, इसलिए हम वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको बताना है कि आपके स्कोर कितने आए हैं इस क्वेश्चन में। आपने आज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 101 से लेकर के 200 तक। तो आपको बताना है आपके सही कितने हुए हैं इस वाले क्विज में। और आपको क्विज बनाने वक्त कैसा लगा, क्या फील हुआ, आपने 1 घंटे से पहले कंप्लीट किया, आपने कितने मिनट में कितना कंप्लीट किया, ये सब कुछ आपको बताना है। सो आई होप आपको क्विज थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा मेहनत करने की और जरूरत लगी होगी। अगर आपका मेहनत सही चल रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। सो आप सभी से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।